हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सरयू। सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं हम। कंसंट्रेशन तक हम कर चुके थे, फिर हमने कहा था कि हम नया टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं। वो नए टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे जंप करेंगे जो कि है रॉल्ट्स लॉ। क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारा हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। मान लो कि मैंने कोई लिक्विड लिया और वो लिक्विड वोलेटाइल है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब है कि वो रखे रखे उड़ जाता है। इफ आई टॉक इन सम लेमन लैंग्वेज, किसी लेमन आम भाषा में बात करूं तो वोलेटाइल लिक्विड वो लिक्विड होता है जो रखे रखे जो है वो उड़ जाता है, यानी कि वो रखे रखे ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है या फिर गैसियस स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। मेरे पास एक ऐसा लिक्विड प्रेजेंट था, ठीक है। सपोज ये लिक्विड प्रेजेंट है मेरे पास ए, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं ए के। अब ये ए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब जगह प्रेजेंट होंगे, सब जगह प्रेजेंट होंगे ना, बॉटम में भी होंगे, सेंटर में भी होंगे, और यही कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे सरफेस में भी प्रेजेंट होंगे। अब देखो कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हर डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फोर्स लगाएंगे, ऊपर भी फोर्स लगाएंगे, साइड में भी, लेफ्ट साइड, डाउन साइड, जितनी भी डायरेक्शंस हैं वहां सब जगह जो है ये फोर्स लगाते हैं। ये यहाँ भी फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी लगा रहा है, यहाँ भी, ऐसे ऐसे इस तरह से जो है ये फोर्स लगा रहा है। लेकिन जो सरफेस पे है मॉलिक्यूल्स, सरफेस वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में लगा पा रहा है फोर्स। वो कौन सी डायरेक्शन है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर वाली डायरेक्शन में तो कोई मॉलिक्यूल है ही ना जिसको वो धक्का दे पाए। वो ऑलरेडी सारों को धक्का देके ऊपर सरफेस तक आ गया है। इसने सबसे कंपटीशन करके जो है रेस जीती और ये सरफेस पे आ गए, और ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली डायरेक्शन में ही जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि क्योंकि ये एक लिक्विड है, एक वेसल में, ये कंटेनर में इनक्लोज्ड है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी जो इनको आपस में बांधे रखी है। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल्स में और इन सरफेस मॉलिक्यूल्स में, इनको हम कह देते हैं कि ये सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं और ये नीचे जो प्रेजेंट हैं बल्क में या बल्क मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन में ज्यादा होगी? इनमें ज्यादा होगी। सब जगह फोर्स लगा रहे हैं, आसपास बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन ये जो सरफेस वाले हैं इनके लिए क्या है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सिर्फ एक ही तरफ को ये पुल जो है वो कर पा रहे हैं। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। और दूसरी बात ये है कि अब ये लड़ झगड़ के सरफेस तक पहुंचे हैं, ऐसे ही नहीं रेस इन्होंने जीती है। यहाँ से लड़ते 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 ये सरफेस तक पहुंच गए हैं, यानी कि इनमें से कुछ की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनमें होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उनमें, ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इतनी नहीं है। बेचारों का कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो उनको बोले कि यार तुम मत जा। तो क्या करेंगे कि ये यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे। वोलेटाइल है ना, ये जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और वेपर्स बन जाएंगे, यानी कि क्या हो गई, यहाँ पे इवेपोरेशन हो गई, ठीक है। इतनी बात पता लग गई। सपोज कि ये मेरे पास एक वॉलेटाइल लिक्विड था, सपोज कोई वॉलेटाइल लिक्विड ले लिया मैंने, इथेनॉल ले लिया है मान लो, और ये वॉलेटाइल लिक्विड जो है क्या कर रहा है, अब इसके सेंटर में भी कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, नीचे भी है, सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो ये क्या है, इवेपोरेट हो जाएंगे, इसके वेपर्स बन जाएंगे। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ी और ये एस्केप हुए तो क्या होगा कि इनका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो हो जाएगा। जब ये एस्केप हो गए तो एस्केप होने से क्या हुआ, इनकी एनर्जी थोड़ी कम हुई और टेम्परेचर लो हो गया।
ठंडे पड़ गए ना बेचारे, जब एस्केप कर गए तो ये वाले थोड़े ठंडे पड़ गए, ऊपर आने में टाइम लगेगा। इसलिए जब इवेपोरेशन होती है तो हमें कूलिंग इफेक्ट लगता है। इवेपोरेशन, जब हमें बहुत ज्यादा पसीना पड़ा हो और हम एकदम पंखे के नीचे बैठे तो क्या होगा, इवेपोरेशन शुरू होती है और हमें क्या है, ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन से क्या है, उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो मिलेगा। अब ये सारा तो पढ़ लिया, लेकिन प्रेशर की बात कहीं नहीं आई। वेपर की बात तो चलो आ गई, लेकिन वेपर प्रेशर की बात कहीं नहीं आई। वेपर प्रेशर की बात कैसे आएगी, देखते हैं किस तरह से आएगी। देखो, मान लो कि मैं इसी कंटेनर को बंद कर दूं। मैंने ये लिया, इस वेसल में या कंटेनर में मेरे पास क्या है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है और मैंने इसमें लिड लगा दी। ठीक है, मैंने इसको क्या है, इस तरह से कवर कर दिया। कवर कर दिया, अब रखे रखे किसी भी टेम्परेचर पे इसके वेपर्स तो बनेंगे ना, वेपर्स तो बनेंगे, लेकिन क्या वो वेपर्स एस्केप कर पाएंगे? वो एस्केप कहाँ करेंगे बेचारे, ये तो हमने बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया, एस्केप ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो आसपास वहीं पे क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे, इसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे क्या है, कंडेंस हो जाएंगे, यहीं पे जमा हो जाएंगे। अब इसको देखते हैं किस तरह से होगा, कि अब मैंने क्या किया कि उस कंटेनर को लिड लगा दी, इस तरह से बंद कर दिया और अब यहाँ पे भी ए तो है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ भी ए है, ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब क्या है कि इवेपोरेशन तो हो रही है, इवेपोरेशन इज स्टिल अकरिंग, वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन अब वो वेपर्स क्योंकि एस्केप नहीं कर पा रही हैं तो वो इसकी वॉल्स पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और क्या हो जा रही है, कंडेंसेशन हो जा रही है। कंडेंसेशन का मतलब है कि जो वेपर्स मेरे पास बन रहे हैं वो क्या बन जा रहे हैं, दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। वेपर्स हम कहते हैं ना कि ये गैस फॉर्म है, लिक्विड्स की बात है, हम वेपर्स कह देते हैं उसको, वेपर्स हैं और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और वही लिक्विड जब यहाँ जमा हो जाएगा तो दोबारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम में चलता रहता है, चलता रहता है। अब ये जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जो वेपर्स, द प्रेशर these vapors are exerting on the walls of the container is known as the vapor pressure of that pure liquid. प्योर लिक्विड से मेरा मतलब है कि इस कंटेनर में मैंने सिर्फ एक ही कंपोनेंट लिया है, ए ही है, इसमें और कोई चीज मैंने मिक्स नहीं की है, प्योर कंपोनेंट है और वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। नॉट लगाने का मतलब है कि ये प्योर है, इसमें कोई और भी चीज मिली हुई नहीं है और ये क्या है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। जो वेपर्स बन रहे हैं इवेपोरेशन से वो कंडेंस होके दोबारा से क्या है, लिक्विड बन जा रहे हैं। वेपर्स बन रहे हैं, वेपर से लिक्विड बन रहे हैं, वो लिक्विड दोबारा इवेपोरेट होके वेपर्स बना रहे हैं, वेपर्स दोबारा से कंडेंस होके। इस तरफ को कौन सा चल रहा है हमारे पास, इवेपोरेशन चल रही है और ऐसे कौन सा चल रही है हमारे पास, कंडेंसेशन जो है वो चल रही है। तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम देखेंगे। उस पहले मैं देख लेती हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। फैक्टर्स जो हैं कौन से अफेक्ट कर रहे हैं इस लिक्विड के, इस लिक्विड को। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। देखो, सबसे पहला तो ये है कि जो नेचर है, यानी कि जो मैंने कंपाउंड ले रखा है, जो भी लिक्विड मैंने ले रखा है, उसकी नेचर कैसी है। नेचर से मेरा मतलब है कि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी हैं। यहाँ से मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखनी है। देखो क्या होगा
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बहुत ज्यादा दोस्ती है उनकी, तो वो अपने आप को पकड़ के रखेंगे। जब पकड़ के रखेंगे तो इवेपोरेट नहीं होने देंगे, इवेपोरेशन नहीं होगी तो वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं होगा। या फिर हम देख सकते हैं कि मान लो कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, बहुत वीक बॉन्डिंग है, कोई ऐसा बॉन्ड ही नहीं है जो पकड़ के रखा है, वो बोलेगा ठीक है तू जा, तो क्या होगा, एस्केप कर जाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स बनेंगे, तो वेपर प्रेशर होगा। तो इसमें सिंपल सी बात जो याद रखने वाली वो ये है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि वेपर्स बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और ऑल्टरनेटिवली अगर हम देखें कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होंगी तो क्या होगा, वेपर्स बनेंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें वाटर की एंड इथेनॉल की, तो वाटर में भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। C2H5OH में भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है इसलिए क्या है, इवेपोरेशन नहीं होगी तो वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, है ना। पानी रखे रखे तो नहीं उड़ जाता है एकदम से ऐसे, क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो एस्केप नहीं होने देती है उनको, वेपर्स नहीं बनने देती है। वैसे अगर मैं बात करूं कि इथेनॉल ले लेते हैं और डाई इथाइल ईथर अगर मैं लूं, डाई इथाइल ईथर, C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन चलो डाइथाइल ईथर ही ले लो। यहाँ पे कोई भी बॉन्डिंग जो है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो इसके कंपैरिजन में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और इथेनॉल का वेपर प्रेशर कम होगा। और इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, ग्राफ बनता है इसका ऐसे करके बनेगा, ठीक है। किस तरह बनेगा वो हम देखेंगे कि सबसे कम यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर वाटर का होगा, फिर इथेनॉल का होगा, फिर एसीटोन आता है और फिर यहाँ पे डाई इथाइल ईथर आता है, यानी डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। इसी ग्राफ से हमारा सेकेंड फैक्टर निकल कर आता है जो कि है टेम्परेचर। सामने सामने दिख रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, अब मैंने उसको गर्म करने लगा दिया है तो क्या होगा, गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर जो है वो काम में आएगा। और इस वजह से टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता है, और किस तरह से बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ इस तरह से होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये तो नहीं कह रहे कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ अगर 1 डिग्री से बढ़ाया तो 1 डिग्री से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए ये ग्राफ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर आ गई हमें कि वेपर प्रेशर क्या है, कि जो वॉलेटाइल लिक्विड हमने लिया है उसके वेपर्स जो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कंटेनर के या वेसल के, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। किन फैक्टर्स पे वो अफेक्ट कर रहा है, नेचर जो है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी जो है उसका बढ़ जाएगा। ठीक बात है इतनी। अब आता है नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी कि जब मैं 2 लिक्विड्स ले लूंगी और दोनों कैसे होंगे, वॉलेटाइल होंगे। वॉलेटाइल क्यों ले रहे हैं हम, वॉलेटाइल तभी तो होंगे, वॉलेटाइल होंगे तभी तो वेपर प्रेशर काम में आएगा। तो अब हम देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर लिक्विड्स या हम पढ़ेंगे अब रॉल्ट्स लॉ, क्या है वो देखेंगे। अब है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वैसे तो केमिस्ट्री मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था जब से क्योंकि मैं आईसीएसई बोर्ड से थी, तो हमें केमिस्ट्री 6th क्लास से शुरू हो जाती है। तो आई वाज ऑलवेज सो मच इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होती है ना, बहुत ज़्यादा जानने का हमें ये रहता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतनी सारी केमिस्ट्री हमारे अराउंड है। जो भी हम कर रहे हैं उसमें केमिस्ट्री तो है ही है। घर पे पेंट कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, साबुन से हाथ धो रहे हैं, all the activities that we are using or that we use, all the activities we employ ourselves in our day to day lives, उस सारे में क्या है, केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री इज देयर इन आवर एवरीडे लाइफ। बहुत से लोग केमिस्ट्री से डरते हैं, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि केमिस्ट्री से डरो, केमिस्ट्री ओ माय गॉड। कोटा फैक्ट्री देख लिया, एक डायलॉग देख लिया तो ठीक है, उसने कह दिया कि केमिस्ट्री ऐसी है, उसको नहीं समझ में आ रही है, तो इट इज़ बाउंड कि हमें भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपका इंटरेस्ट अपने आप बनता है जब आप सीखते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो है वो हो रही हैं। जब आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है कि केमिस्ट्री से डरना है, इसलिए केमिस्ट्री से नहीं डरना है। ऐसी कोई डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। जो भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अगर कॉम्प्लेक्स भी होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा, जब वो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। जब हमने सॉल्यूशंस पढ़ने शुरू किए थे तो हमने कहा था मोस्टली हम बाइनरी सॉल्यूशंस के साथ डील करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, ए और बी, ए एंड बी। ठीक है, इतनी बात पता लग गई। ए और बी सॉल्यूशंस हमने ले लिए। ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। मैंने ए लिया, इसका वेपर प्रेशर था P0A, क्योंकि प्योर कंपोनेंट था। मैंने बी लिया, बी का क्या था वेपर प्रेशर? P0B था। मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। ये देखो मेरे पास ये P0A है और ये P0B है। अब के लिए इतना सोच लो कि इसमें लीड लगी हुई है, ठीक है, एक इनविजिबल लीड इसको कवर किए हुए है। इसका वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का क्या होगा? P0A, और इसका क्या होगा? P0B। मैंने क्या किया, A और B को मिक्स कर दिया, और दोनों कैसे हैं? ये वॉलेटाइल है और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है। लोग मैंने मिक्स कर दिया तो अब इसमें मेरे पास मॉलिक्यूल्स ए के भी हैं और बी के भी हैं, है ना। ए के भी मिक्स कर दिए मैंने और बी के भी मिक्स कर दिए। अब जो वेपर प्रेशर लगेगा वो ए के भी मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करेंगे और बी के भी मॉलिक्यूल्स जो है इसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लीड लगी हुई है ना, मैंने कहा इवेपोरेशन होगी, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स एस्केप नहीं हो पाएंगे तो कंडेंस कर जाएंगे, और वो वेपर्स जो है वो क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करके कंडेंस हो जाएंगे। तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो ए के मॉलिक्यूल्स भी करेंगे, बी के मॉलिक्यूल्स भी करेंगे। इस केस में हम कहेंगे कि पार्शियल वेपर प्रेशर है। पार्शियली ए का वेपर प्रेशर है और पार्शियली बी के वेपर्स भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। देखो ये डाल दिया मैंने, ये मेरे पास आ गया C। यहाँ पे मेरे पास क्या है, A भी है और B भी है, A भी है, B भी है, A भी है, B भी है। तो यहाँ A का प्रेशर मेरे पास क्या होगा, PA, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, एंड B का क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब प्योर कंपोनेंट तो नहीं लूंगी ना, मैंने दोनों की मिक्सिंग कर दी है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब आप याद करो डाल्टन्स लॉ 11th क्लास का है, वो कहता है
क्या कहता है? वो कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के बराबर। यानी कि टोटल प्रेशर अगर मुझे सी कंटेनर का निकालना होगा, P मान लो टोटल प्रेशर है, टोटल है, वो किसके बराबर होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। इतनी बात समझ में लग गई कि अगर मुझे उस कंटेनर के टोटल प्रेशर की बात करनी है तो वो किसके बराबर होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब आती है बात रॉल्ड्स लॉ की। रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है? रॉल्ड्स लॉ रिलेट करता है पार्शियल वेपर प्रेशर को उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ। मोल फ्रैक्शन जो है हम पढ़ चुके थे सॉल्यूशंस की, जब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे तो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन हम वहां पे पढ़ चुके थे। क्या था मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, वो था मोल फ्रैक्शन। किससे डिनोट करते थे? एक्स से डिनोट करते थे। बस अब हम देखते हैं रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है एक कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के, उसी कंपोनेंट के। अब देखो पार्शियल वेपर प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को जब हमने इक्वल टू लगाना होता है तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। मान लो वो कांस्टेंट मैंने लगा दिया के लगा दिया और आ गया एक्स ए। इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी रॉल्ड्स लॉ डिराइव नहीं हुआ है, हमें डिराइव करना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन की बात याद करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ दो कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता था? जल्दी बताएंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हमेशा इसका सम किसके बराबर होता था? 1 के बराबर होता था, है ना? 1 के बराबर होता था, 1 के बराबर होता था। अब मुझे बताओ एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए का 1 कब होगा? कब जो है मोल फ्रैक्शन ए का 1 के बराबर होगा? कब होगा 1 के बराबर? जब एक्स बी क्या होगा? 0। एक्स बी को मैं 0 पुट कर दूंगी तो एक्स ए किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। एक्स ए को 1 कब करूंगी मैं? जब एक्स बी जो है वो 0 होगा। और एक्स बी के 0 होने का मतलब क्या है? कि एक्स बी के मोल्स, उसमें बी कंपोनेंट के मोल्स प्रेजेंट ही नहीं है। यानी कि क्या मतलब हुआ? बी प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो कैसा है? एक प्योर कंपोनेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। सो व्हेन एक्स ए इज इक्वल टू 1, that is pure component is present, that is pure component। तो मैं PA को क्या लिख सकती हूँ उस केस में? P नॉट ए लिख सकती हूँ। P नॉट ए प्योर जब होता है, जब A ही था तो इसके पेपर प्रेशर को मैं क्या कह रही थी? P नॉट ए कह रही थी। ठीक है, तो मैं PA को क्या लिख सकती हूँ? P नॉट ए। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। इस 2 को इस 1 में सब्स्टिट्यूट करो, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करो तो PA को क्या कर दूंगी? P नॉट ए इज इक्वल टू K और एक्स ए कितना है? 1 है। यहां से क्या निकल के आया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इस कांस्टेंट के बराबर आ रहा है। इसको मार्क कर दो 3।
अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इस इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दो k की। k किसके बराबर आ रहा है? P नॉट a के। वैल्यू पुट कर दो Pa इज इक्वल टू P नॉट a एक्स a। बस ये है हमारा रॉल्ड्स लॉ। दिस इज रॉल्ड्स लॉ। क्या किया हमने कि मैंने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर A का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, इक्वालिटी का साइन लगाने के लिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया K। ठीक है, अब हमें पता है XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट प्लस द सेकंड कंपोनेंट, इनका सम बराबर होता है 1 के। तो XA 1 कब होगा? जब में XB 0 होगा। XB के 0 होने का मतलब है कि उस वेसल में, उस कंटेनर में सिर्फ A ही प्रेजेंट है। उस केस में पार्शियल वेपर प्रेशर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ कि उस प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, दैट इज P नॉट A। P नॉट A लिख दिया मैंने PA को। बस इसको यहाँ पे पुट जब मैंने किया तो PA की जगह मैंने P नॉट A कर दिया, K एज इट इज लिखा और XA किसके बराबर था? 1 के बराबर था, लिख दिया। इस K की वैल्यू मैंने दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दी तो PA इज इक्वल टू P नॉट A XA आ गया। यहां से निकल के आती है रॉल्ड्स लॉ की इक्वेशन जो कहता है, बस इतना डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो बुक में लिखी हुई है यहीं से हम डेफिनेशन निकाल देंगे कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है ऑफ वन कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे हम, जो वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का। इसी तरह से हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं। बी के लिए कैसे निकल के आएगा? पी बी, इतना सा डेरिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। इतनी बात लग गई पता। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब अगली बात पे चलते हैं। डाल्टन ने हमें क्या कहा कि टोटल प्रेशर किसके बराबर है? टोटल प्रेशर बराबर है जो प्रेशर है बाकी कंपोनेंट्स का उसके सम के। उसने कहा कि प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स ए और पी बी किसके बराबर है? P नॉट बी एक्स बी। सब्सटीट्यूट कर दो इन वैल्यूज को तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो? कुछ भी नहीं किया यहाँ तक। हमने बोला कि टोटल प्रेशर किसके बराबर है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A क्या है? रॉल्ड्स लॉ से निकल के आया है, ये रॉल्ड्स लॉ है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, बस यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो थी इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब XA प्लस XB किसके बराबर था? 1 के बराबर होता है। यहाँ से XA की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस XB आ जाएगी। XA की वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो, इसको इक्वेशन 3 कर दो। पुट 3 इंटू कर दो, क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू 3 को जब मैं 2 में डालूंगी तो P नॉट A एक्स ए की जगह मैं क्या लिख दूंगी? 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। आ जाएगा कि नहीं आएगा? बस ब्रैकेट खोल दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पता है ना ब्रैकेट कैसे खुलता है? P नॉट A माइनस P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम? XB को कॉमन ले सकती हूँ मैं यहाँ से? बिल्कुल ले सकती हूँ। XB को कॉमन ले लो तो क्या निकल के आएगा मेरे पास? P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P नॉट A प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी P नॉट B माइनस P नॉट A। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। बस
यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन निकल के आती है कि टोटल प्रेशर निकालने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, पार्शियल वेपर प्योर वेपर प्रेशर चाहिए प्योर कंपोनेंट्स का, पीए का और पीबी नॉट बी दोनों चाहिए मुझे, यानी कि वेपर प्रेशर चाहिए प्योर कंपोनेंट का, ए का भी बी का भी, और किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए। अब यहाँ थर्ड इक्वेशन से बदल दो इसको, थर्ड इक्वेशन से बदल के कर दो एक्स बी की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1 माइनस एक्स ए, करके दिखा देते हैं 1 माइनस एक्स ए, इसको 3 कर दो, इसको दोबारा 2 में पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, P किसके बराबर आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ब्रैकेट खोल दिया, माइनस पी नॉट बी एक्स बी, एक्स ए क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स ए कॉमन आ जाएगा, दैट विल बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। बस कि अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है तो मुझे कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या है, और किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए, या ए का या बी का मोल फ्रैक्शन मुझे पता होना चाहिए। ये था हमारी रॉल्ट्स लॉ की कहानी। अब आता है कि मान लो अगर मैं, ये तो देखो मेरे पास वॉलेटाइल थे ना दोनों, ए भी वॉलेटाइल था और बी भी वॉलेटाइल था, मान लो कि मैं एक जो सॉल्यूट है मेरे पास वो नॉन वॉलेटाइल है, तब क्या होगा, तब क्या होगा जब वेपर प्रेशर मुझे निकालना है किसका, ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्या प्रेजेंट है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल है, रखे रखे नहीं उड़ेगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से मेरा मतलब हुआ कि अगर वो नॉन वॉलेटाइल है तो सॉल्वेंट मेरा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वॉलेटाइल क्या है सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट तो ना इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट नहीं होगा तो वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, वेपर प्रेशर सिर्फ किसका होगा इस वॉलेटाइल सॉल्वेंट का। तो इस केस में P को मैं क्या लिख सकती हूँ, जो A का प्रेशर होगा दैट विल बी P नॉट A एक्स ए, रॉल्ट्स लॉ यही कहेगा टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है PA प्लस PB के, ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो PA किसके बराबर हो जाएगा PA के, और PA किसके बराबर होता है P इज इक्वल टू PA दैट विल बी इक्वल टू P नॉट A एक्स ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जब मेरे पास सिर्फ A ही है, A है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना है A का 1 है, यही तो बात की थी, क्योंकि B तो प्रेजेंट ही नहीं है, एक्स बी 0 है, B इज एब्सेंट। समझ में आ गई इतनी बात। और इसका प्रेशर कितना है P नॉट A। जब मैंने ये बनाया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बनाया मैंने, कौन सा सॉल्यूशन बनाया जिसमें A और B कंपोनेंट थे, A मेरे पास कैसा था वॉलेटाइल था और B कैसा था नॉन वॉलेटाइल था, NV लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर तो 0 है, लेकिन क्या मोल फ्रैक्शन 0 है, नहीं है, मोल फ्रैक्शन तो होगा ना, मोल्स तो है ना इसके, मोल्स तो मैं निकाल सकती हूँ ना, जो इसका मास दिया होगा, जो इसका मोलर मास होगा, मोल्स तो 0 नहीं हो सकते ना, जब मैंने उसमें घोल रखा है मैंने, जब मैंने उसमें बी डाल रखा है, क्या उसके मोल 0 हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे इसके मोल्स होंगे, इसका मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए और इसका मोल फ्रैक्शन होगा एक्स पी, यानी कि ये जो टोटल प्रेशर है ये हमेशा ही प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। P और PA will always be less than P नॉट A। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रही है, क्यों हो रही है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि जब मैं टोटल प्रेशर ले रही हूं तो यहाँ कंपोनेंट B भी तो प्रेजेंट है,
तो x से कितना होगा 1 माइनस एक्स बी, इसके मोल्स थोड़ी ना 0 है, तो 1 माइनस एक्स बी है तो हमेशा ही उसकी वैल्यू कम आनी है 1 से, 1 से कम आनी है, 1 से कम आनी है, तो प्रेशर की वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, कम आएगी। किसकी, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, जो प्रेशर है वो हमेशा ही कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट से। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगी जब मैं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करूंगी। लगा ना पता, x से लिख रही हूं यहाँ पे, ये वाला x से कब है, जब मैंने बाइनरी सोल्यूशन लिया था, तो यहाँ पे बाइनरी लिया था तो x से कैसे आएगा 1 माइनस करके आएगा, जबकि यहाँ पे 1 होगा क्योंकि यहाँ मैंने प्योर लिया है, P0 A लिया है। इस कंटेनर का प्रेशर क्या है, P है, इसका क्या है P0 A है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन है कि अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास मिथेनॉल और इथेनॉल प्रेजेंट है और उनका वेपर प्रेशर मेरे पास दे रखा है। मिथेनॉल और इथेनॉल है, मिथेनॉल का फॉर्मूला लिखिए CH3OH और इथेनॉल का लिखते हैं, क्या होगा इथेनॉल का C2H5OH। मिथेनॉल और इथेनॉल प्रेजेंट है, जहां पे मिथेनॉल का प्रेशर है 88.7 mm ऑफ Hg, वहीं इथेनॉल का प्रेशर है 44.5। The pressure of the vapor pressure of methanol and ethanol is, आपके पास वेपर प्रेशर दे रखा है किसका, मिथेनॉल का, और वेपर प्रेशर दे रखा है इथेनॉल का, ठीक है। और कहा है कि मैं एक सॉल्यूशन बना रही हूं, किसको मिक्स करके, इथेनॉल और मिथेनॉल को मिक्स करके, जिसमें मैं 40 ग्राम मिथेनॉल मिक्स कर रही हूं और 60 ग्राम इथेनॉल मिक्स कर रही हूँ। 40 ग्राम इसको मिक्स किया, 60 ग्राम इसको मिक्स किया। और अगर ये सॉल्यूशन आइडियल है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर ये रॉल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो मुझे टोटल प्रेशर बताना है कितना होगा, टोटल प्रेशर निकालना है मुझे। देखो बड़ा इजी है, टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, मान लो इसको ले लो A और इसको ले लो B। अब देखो मोल फ्रैक्शन की बात आनी है, रॉल्ट्स लॉ की बात आ रही है, तो बेटर है सेफ साइड के लिए कि मैं पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं A के और B के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितने आएंगे, कितना दे रखा है इसका मास 40 अपॉन इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, अब तो आता है ना कैसे करते हैं, 12 + 3 कितना हो गया 15, 1 16 और इसका 16 दैट इज 32। लो जी ऐसे कर दिया, ये आ जाएगा 1.25 मोल्स। ये थे ग्राम्स और ये थे ग्राम्स पर मोल, ग्राम ग्राम कट गए 1.25 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B निकालो, कितने होंगे, कितना दे रखा है 60 ग्राम्स दे रखा है, और इसका निकालो कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, 12 2 24 प्लस हाइड्रोजन का 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17, तो 24 + 5 कितना हो गया 29 प्लस 30 + 16 कितना हो गया हमारे पास 46 आ गया। ठीक है, करो इसको 30/23, 30 को 23 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23 1 * 23 आ जाएगा, है ना, 7 आ जाएगा, 23 = 69, 1.30 मोल्स आ गए।
इतनी बात लग गई पता? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है? आगे चलते हैं। केस 1 लेंगे कंपोनेंट ए के लिए। कंपोनेंट ए है, देखो हमें सारी चीजें पता हैं, बस हमें क्वेश्चन निकालना है, वो हम यूं निकाल लेंगे। केस 1 देखो ए के लिए, ए क्या है? मिथेनॉल है। पी ए किसके बराबर होगा? पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ए के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होते हैं। इसके बराबर होगा 1.25 अपॉन 5 2.55, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसको जब हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को तो ये निकल कर आएगा 0.49। मोल फ्रैक्शन है 0.49 और इसका प्योर का दे रखा है मेरे पास, किसके बराबर है वो? 88.7। मल्टीप्लाई कर दो 0.49 से, फटाफट से करेंगे और बताएंगे कि कितना आंसर आया। अपनी कॉपी में लिखेंगे 3.46 mm ऑफ Hg। अगर यही आ रहा है तो इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1। आ गया। अब यहाँ वाले की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम 1 माइनस करके निकाल सकते हैं। केस 2 देखिए इथेनॉल के लिए, दैट विल बी Pb इज इक्वल टू P नॉट बी XB, है कि नहीं? XB किसके बराबर होगा? 1 माइनस 0.49, दैट विल बी 0.51। सब्स्टिट्यूट कर दो। P नॉट बी किसके बराबर है? 44.5 इंटू 0.51 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आंसर? 22.70 mm ऑफ Hg। बस हो गया सवाल। ये 2 है, वो 1 है, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। P इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA कितना है? 43.46 प्लस ये कितना आया? 22.70। दिस विल बी 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 and 4 66.16 mm ऑफ Hg। ये वो टोटल प्रेशर है जो उस वेसल में होगा। ये वेसल लिया, इसमें इथेनॉल मिथेनॉल मिक्स किए, इसका प्रेशर कितना होगा? 66.16 mm ऑफ Hg। अगर मैं इतना और इतने ग्राम्स जो है वो डिसॉल्व करती हूँ। बात लगी पता कि नहीं लगी पता? अगला सवाल करेंगे, दिमाग थोड़ा खुलेगा तब और पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंपोनेंट है X जो कि 28% प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में। अ कंपोनेंट X is present in a solution. A component X is present 28% by weight in a solution having vapor pressure of 150 mm of Hg। देखो जी, मेरे पास X दे रखा है, लेट X बी A। क्यों A ले लिया मैंने? क्योंकि मैं जब मोल फ्रैक्शन लिखूंगी तो X X X बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। A ले लेते हैं। कह रहा है कि सॉल्यूशन में ये 28% बाय वेट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ 28% बाय वेट का मतलब ये हुआ 28% बाय वेट का मतलब ये हुआ कि उसमें 28 ग्राम प्रेजेंट है ये X और 72 ग्राम्स प्रेजेंट है वाटर। 100 ग्राम 28% बाय वेट का मतलब है कि अगर मैं 100 ग्राम पानी लूं तो उसमें 28 ग्राम X है और जितना बच जाएगा वो कितना है? पानी है। 100 ग्राम का सॉल्यूशन लिया एंड 28% बाय वेट ऑफ X मीन्स उसमें 28 ग्राम्स X है और बाकी जो बच जाएगा वो दूसरा कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट हमारे केस में क्या है? वाटर है। ठीक है। X, इसका मास कितना दे रखा है? 28 ग्राम्स और इसका मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है 56। यहां से हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं A के।
दैट विल बी 28/56। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। देखो मैं तो कैलकुलेशंस के केस में बहुत ही स्पेसिफिक हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं गलती कर सकती हूँ, बिकॉज बहुत टाइम गलतियाँ करती हूँ कैलकुलेशंस में, तो मैं जो सिंपलेस्ट वे होगा, अगर वो 2 से कट रहा है तो मैं उसको सबसे पहले 2 से ही कट करके देखती हूँ कि कट रहा है, या 3 से या 5 से, जो भी सबसे छोटा डिजिट है उससे चेक करके देखती हूँ। आपको जैसे आता है आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिए तो ये सेफ मेथड है। मोल्स आ गए 1/2, ठीक है। अब मुझे क्योंकि दूसरे कंपोनेंट के भी मोल्स निकालने पड़ेंगे, वो कह रहा है कि दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर है। इसको हम ले लेते हैं कि लेट H2O बी। इसका मास कितना होता है, मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम्स, और इसका मास कितना दे रखा है 100 - 28, दैट विल बी 72 ग्राम्स। तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, कितना मास दे रखा है इसका 72/18, 4 ये आ गया 4। अब देखो कि इसका वेपर प्रेशर भी दे रखा है मेरे पास, इसका वेपर प्रेशर दे रखा है बी का, या पीबी दे रखा है मेरे पास 150 mm ऑफ Hg, पी नॉट बी दे रखा है 150 mm ऑफ Hg। लेकिन आप ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें X डिसॉल्व है उसका वेपर प्रेशर दे रखा है मेरे पास 155 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। यानी कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, P इज इक्वल टू PA प्लस PB, मुझे P दे रखा है, P दे रखा है 150 mm ऑफ Hg, और मुझे निकालना है P नॉट A। देखो PA किसके बराबर होता है, P नॉट A XA के बराबर होता है। ऑल राइट, PA इज इक्वल टू P नॉट A, XA किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, दैट विल बी 4 to 8 9, 1/9। तो PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1/9। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, कुछ भी नहीं किया मैंने, रॉल्ट्स लॉ लगा दिया इस x के लिए। x को मैंने a माना है ना, P इज इक्वल टू P नॉट A XA, P इज इक्वल टू P नॉट A XA में निकाल सकती हूँ मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसके 1/2 थे, इसके 4 थे, ये आ गया 1/9। यहाँ पे 1/9 सब्स्टिट्यूट कर दिया, और कोई वैल्यू तो नहीं है ना मेरे पास P नॉट A निकालने के लिए। अब आते हैं वाटर वाले पे, वाटर वाले पे कैलकुलेट करेंगे आप, तो PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, XB किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/9 क्या आ जाएगा, ठीक है, दैट विल बी 8/9। तो PB इज इक्वल टू P नॉट B कितना दे रखा है 155 इंटू 8/9। इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 ज़ा 9, फिर 9 3 ज़ा 27, 27 आ गया, 28 29 30 31 32 33 34 7 आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 7 ज़ा 63, ठीक है, 63 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा दोबारा से 137.7 mmHg, या mm सिंपल हम लिख सकते हैं। यहाँ से मेरे पास PB की वैल्यू आ गई। तो अब लग तो रहा है कि मेरे पास P नॉट A, मुझे P नॉट A निकालना है बच्चों, P नॉट A X का वेपर प्रेशर पूछा है मेरे को, ठीक है, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर
1 मार्क कर लें। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर ली आपने। आपको समझ आ रहा है ना किस तरह से हम कर रहे हैं। देखो मेरे पास x दे रखा था और बोला था कि वो x 28% बाई वेट प्रेजेंट है, उसका मोलर मास 56 है और मेरे पास वाटर प्रेजेंट है जिसका प्रेशर 155 mmHg है। मुझे बताओ x का प्रेशर क्या होगा अगर पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर 150 है। पूरे सॉल्यूशन का दे रखा है मुझे P नॉट निकालना है इसका x का, तो मैंने रॉल्स लॉ लगा दिया इस पे। यहाँ से P नॉट A की वैल्यू आ गई और यहाँ से PB की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है कि P किसके बराबर होता है, P इक्वल होता है PA प्लस PB के। P किसके इक्वल होता है, PA प्लस PB के। P किसके इक्वल होता है, PA प्लस PB के इक्वल होता है। P इज इक्वल टू PA प्लस PB। P कितने दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है। और PA किसके बराबर है, पुट कर दो PA की वैल्यू, क्योंकि P नॉट A चाहिए ना मुझे, इंटू 1/9 प्लस 137.7। आप जब इसको वहां ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 137.7 इंटू डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा P नॉट A। आ गई हमारी वैल्यू। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 150 को पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। बस यही तो पूछा था हमसे, बहुत ही इजी है, इसके सब कुछ दिया हुआ है आपको। और एक बात जो हमेशा कोई बच्चे गलत करते हैं वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स A के निकाल दिए और Na प्लस NB कर दिया 1 के बराबर। गलत। XA प्लस XB होता है 1 के बराबर, दैट इज Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB इज इक्वल टू 1। ये होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। अब इतना काफी है। अब हम करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि जो ऑब्जर्व वैल्यू देखेंगे और एक्चुअल वैल्यू देखेंगे वो मैच करेगी। और कुछ होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, एक जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे रॉल्स लॉ से और एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे रॉल्स लॉ से। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसके बाद हम शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। हमने क्या पढ़ा आज, सबसे पहले तो हमने वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा वीक होगी, कम होगी, हम कह सकते हैं उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी, उतने ज्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और ये सारा ही सारा एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा है। ओपन कंटेनर, ओपन वेसल होगा तो वो एस्केप कर जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, कंडेंसेशन नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद रॉल्स लॉ पढ़ा जो कि क्या कहता है कि जो वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आप करते जाएंगे, वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो वो चीज़ तो गलत होनी ही नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि अगर मैं उसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती हूँ तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाती है। ये हमारी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल्स की, एक तो डायरेक्ट ही था और एक में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। कंफ्यूज आप कहाँ हो सकते थे, आपको लगना था कि ये 150 जो है वो x का दे रखा है, ये x का नहीं था, ये पूरे सॉल्यूशन का था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।